हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षेमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे. Good afternoon to all of you. Today we shall discuss about the most probable questions which might be asked in the coming 2023 PCS एग्जामिनेशन. 2023 में जो PCS की परीक्षा आपकी 14 मई को आयोजित होने जा रही है, इसमें करंट अफेयर्स में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावना के आधार पर मैंने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर कलेक्ट किया है. आइए हम लोग आज की क्लास में इस पर बातचीत करते हैं. सबसे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से किस पर कुप्रबंधन के कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है? ए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी चेन्नई महानगर निगम, सी कोच्चि महानगर निगम और डी है इनमें से कोई भी नहीं. इनमें से कोई भी नहीं. तो देखिए आपके पास क्योंकि समय है नहीं तो हम बहुत फास्ट में चलेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है आपके मार्च के महीने में जो कोच्चि महानगर निगम है उसके गलत वेस्ट मैनेजमेंट के कारण से राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने उस पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया. तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो आंसर हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी. सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी. मतलब कि जो 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है वो किस पर लगाया गया? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में 100 करोड़ का जुर्माना लगाने वाली संस्था जो इस पर लगाया हुआ है कोच्चि महानगर निगम. कोच्चि महानगर निगम. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत की संसद के द्वारा भारत संविधान में अनुच्छेद 323 ए और 323 बी जोड़ा गया. अनुच्छेद 323 ए में आपको प्रावधान किया गया है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संबंध में और 323 बी में कहा गया कि भारत की सरकार चाहेगी तो अन्य प्रकार के प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकती है. उसी के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई. मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है वो आपका 21 है. वो 21 है. और यह नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है यह क्या करती है? यह आपको पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले होते हैं उस मामलों की सुनवाई करने का यह कार्य करती है. तो यहाँ पर राष्ट्रीय हरित ग्रीन प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 21 या 21. अगला हो गया कि भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का खंडपीठ कहाँ नहीं है? मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके जो खंडपीठ है आपका खंडपीठ है सबसे पहले मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है. दूसरा कि जो पूरब वाले मामले होते हैं उसकी सुनवाई कलकत्ता में होती है. जो आपके पश्चिम भारत के मामले होते हैं उसकी सुनवाई होती है पुणे में. जो आपके मध्य भारत के मामले होते हैं उसकी सुनवाई होती है आपके भोपाल में. और जो दक्षिण भारत है उसका मामला का सुना था चेन्नई में. तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो आप विकल्प दिए हुए हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का खंडपीठ कहाँ नहीं है? तो यहाँ पर कोलकाता में है, चेन्नई में है, भोपाल में है, पुणे में है, दिल्ली में है, लेकिन मुंबई में नहीं है. मुंबई में नहीं है. तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी. आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा. इस प्रकार से यह हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी सही. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी कि मुंबई में नहीं है. अगला क्वेश्चन कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत का क्या स्थान है? देखिए लोकतंत्र सूचकांक मतलब क्या हो गया कि डेमोक्रेटिक इंडेक्स. तो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो ब्रिटेन की एक संस्था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस वो जारी करती है और उसमें सबसे जो है भारत को उसने जो है 46वें स्थान पे रखा है कि भारत को 46 नंबर दिया गया है. आगे मैंने प्रश्न बना दिया कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के इस सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो बताना चाहूंगा कि टॉप पे आपका नॉर्वे और सबसे नीचे जो है वो अफगानिस्तान है. टॉप के देश है नॉर्वे और सबसे नीचे जो है अफगानिस्तान है.
अमृतपाल सिंह द्वारा संचालित वारिस पंजाब देश संगठन का क्या अर्थ है? आपको जानकारी है कि अमृतपाल सिंह जो एक नए खालिस्तान की जो है वो खालिस्तान राज्य की मांग को लेकर के भारत सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे और इस कारण से उनकी गिरफ्तारी की गई। और तो यहाँ पे उन्होंने एक संगठन उनका है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न बनाया है कि यहाँ पर अमृतपाल सिंह द्वारा संचालित वारिस पंजाब दे संगठन क्या अर्थ है? यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा पंजाब का उत्तराधिकारी। पंजाब का उत्तराधिकारी, पंजाब का उत्तराधिकारी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा आंसर पंजाब का उत्तराधिकारी। अगला प्रश्न है कि अमृतपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? मैं बताना चाहूंगा कि अमृतपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ईसाई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं, ईसाई जो संप्रदाय हैं, उस संप्रदाय के उन्होंने ईसा मसीह के बारे में उन्होंने गलत बयान दिया था, उनकी उन्होंने निंदा की थी। इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्फेमी और या ईश निंदा। और बताना चाहूंगा कि इंडियन पिनल कोड IPC की धारा 295 से लेकर 298 के बीच में जो इस निंदा है उसको अपराध माना गया है और इस कारण से उनको गिरफ्तारी का वारंट उनके ऊपर निकाला गया। तो अमृतपाल सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस निंदा के कारण से। उनको गिरफ्तार किया गया इस निंदा के कारण से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल में ही किस देश ने सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य देने की वकालत की है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी यूनाइटेड किंगडम और डी रूस है। देखिए आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य में आपका अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। इसमें से मैं बताना चाहूँगा कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए पुरजोर वकालत की जाती है क्योंकि जो सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य होते हैं उनको कुछ मामलों में वीटो करने का अधिकार दिया गया है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भारत को यहाँ पे भारत इसमें शामिल नहीं है और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया की आबादी के हिसाब से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में वह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूँगा कि भारत जो है यह परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जो मिलिट्री है वह संख्या के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है और ऐसी स्थिति में भारत को निश्चित सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के अस्थायी सदस्यता देने की वकालत किसने की? मैं बताना चाहूंगा कि फ्रांस ने पहले ही कह दिया था, भारत ने पहले सपोर्ट किया था, अमेरिका ने पहले सपोर्ट किया, रूस ने सबसे पहले सपोर्ट किया, लेकिन अभी तक चीन और यूनाइटेड किंगडम ने सपोर्ट नहीं किया था। चीन अभी भी भारत के खिलाफ है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने भी कहा कि भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है अतः भारत को यहाँ पर अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो अभी हाल में ही किस देश ने सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता देने की वकालत की है? तो ये यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। आंसर सी हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। अगला हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में वीटो शब्द का प्रयोग किया गया है? वीटो शब्द का प्रयोग है A 17, B 27, मतलब A हो गया 17, B 27, C 28 और D इनमें से कोई भी नहीं। देखो अभी मैंने बताया कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर दिया गया है। उनको जो है ये पावर है कि वो किसी भी अगर मामले में वोटिंग होती है तो वोटिंग में क्या होता है कि 15 सदस्यों में से अगर 9 सदस्य एक तरफ होते हैं तो यहाँ पर वह प्रस्ताव जो है पारित मान लिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी अस्थायी सदस्य नकारात्मक वोटिंग कर देता है तो वह भले ही 14 एक तरफ हो और एक नकारात्मक वोट करने वाला अस्थायी सदस्य अलग अगर दूसरी तरफ है तो यह वह पारित नहीं हो पाता। इसको हम लोग वीटो कहते हैं। तो सवाल यह है कि वीटो शब्द जो है यूएनओ के चार्टर में कहाँ है? मैं बताना चाहूँगा कि यूएनओ है उसका चार्टर में कुल 111 आर्टिकल है और उस 111 आर्टिकल में जो आर्टिकल नंबर 27, 28 है उसमें वहाँ पर वीटो कहा गया है, नकारात्मक वोटिंग के बारे में बात की गई है। लेकिन वीटो शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी चार्टर किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो यहाँ पर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में वीटो शब्द का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कहीं भी नहीं। अगला हो गया कि वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ए भारत, बी अमेरिका, सी गुयाना और डी युगांडा। मैं बताना चाहूंगा कि मार्च के महीने में जो आपका 18 से 19 मार्च था, यहाँ पर जो श्रीअन्न मतलब हो गया यहाँ पर बाजरे को लेकर के दुनिया के लगभग 100 देश भारत में जमा हुए और भारत के नई दिल्ली में इसका सम्मेलन किया गया। तो वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत में, और भारत में कहाँ पे? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। आइए हम लोग आते हैं अब देख क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वंदे भारत ट्रेन का क्या नाम रखा गया था। देखो बताना मैं चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में भारत ने जो है 15वां वंदे भारत ट्रेन चलाया और भारत की सरकार जो बहुत तेजी से वंदे भारत ट्रेन जो इंट्रोड्यूस कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि वंदे भारत ट्रेन जो है वह भारत की एक सेमी स्पीड ट्रेन है और यह अभी तक की भारत की सबसे रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है, जिसकी स्पीड जो है वह ट्रायल में 180 किलोमीटर पर आवर आई थी, लेकिन ट्रैक की कुछ लिमिटेशन कारण से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ट्रेन चल रही है। अभी भारत में कुल 15 जो है वो आपकी वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। तो मैं आपको वंदे भारत ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा यहाँ पर कि भारत में जो है इस समय कुल मिला करके 15 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। 15 वंदे भारत ट्रेन की जो स्पीड है ये मैक्सिमम 160 किलोमीटर प्रति आवर है और यह जो है इसको इंटीग्रल कोच चेन्नई के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इंटीग्रल कोच जो चेन्नई है वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। अब यह 2018 में यह ट्रेन जो है पहली बार बनी, तो इस कारण से इस ट्रेन का नाम रखा गया था ट्रेन 18। तो निम्नलिखित में से वंदे भारत ट्रेन का नया क्या नाम रखा गया था, ट्रेन 18 रखा गया था। फिर अक्टूबर 18 में इसका जो है इसका ट्रायल किया गया और 2019 से यह ट्रेन जो है यह चली सबसे पहली बार दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में। अभी की बात करेंगे हम लोग तो अभी तक भारत में वंदे भारत ट्रेन जो है वो कुल ट्रेन चल रही है, मिलाकर के 15 ट्रेनें चल रही है। तो आपका यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन का नाम क्या रखा गया, यहाँ पे हो जाएगा ट्रेन 18, मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटी वंदे भारत ट्रेन जो है इसको बनाने की कुल लागत कितनी आती है। ए 115 करोड़, बी 105 करोड़, सी 90 करोड़ और डी आपका 70 करोड़। मैं बताना चाहूंगा कि जो वंदे भारत ट्रेन है इसको इंटीग्रल कोच चेन्नई के द्वारा बनाया जा रहा है और इसकी जो लागत आ रही है इसमें दो प्रकार की ट्रेनें बन रही है। एक तो आपका वंदे भारत ट्रेन हो गया और दूसरी ट्रेन जो है वो सेमी वंदे भारत ट्रेन है। जो वंदे भारत ट्रेन इसमें 16 बोगी है और सेमी वंदे भारत ट्रेन जो है इसमें 8 बोगी है। 16 बोगी वाले की जो कीमत आ रही है वो 115 करोड़ रुपए आ रही है और 8 बोगी वाली कीमत जो 70 करोड़ रुपए आ रही है। तो यहाँ पर हो गया कि छोटी वंदे भारत ट्रेन की कुल लागत कितनी आती है, यहाँ पर रहेगा 70 करोड़ रुपए। और अगर यह आता कि वंदे भारत ट्रेन बनाने की कुल कीमत की कुल लागत कितनी आती है, तो यहाँ पर आंसर ये हो जाता मतलब 115 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के नए आकलन के अनुसार 2023-24 के भारत की अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने की उम्मीद है। देखो मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी, 1945 में इसने काम करना शुरू कर दिया। इसका जो कार्यालय है वो आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जो यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसमें 190 सदस्य देश हैं और यह क्या करती है कि यह न सिर्फ भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने का प्रयास करती है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर यह नजर भी रखती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष ने भारत के लिए 2024 में अर्थव्यवस्था की किस दर से बढ़ने की उम्मीद की है। उसका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 6.1% की दर से बढ़ेगी, 6.1% की दर से बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो जाता है डी आंसर से हो जाएगा, मतलब 6.1%। अगला क्वेश्चन आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की जो मुख्य कार्यकारी स्वीकृति समिति था मौद्रिक समिति के वित्तीय मौद्रिक समिति की संख्या कितनी है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष है उसकी अपनी जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिस एग्जीक्यूटिव बॉडी को मुख्य कार्यकारी वित्तीय समिति मौद्रिक समिति के नाम से जाना जाता है। इस सदस्यों की कुल संख्या 24 है। यही वो बॉडी है जो मुख्य रूप से निर्णय लेती है, तो इसके माध्यम से निर्णय आया था। सदस्यों की कुल संख्या जो है 24 या 24 है। अगला प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में किस राज्य की विधानसभा में सिख विरोधी दंगों को नरसंहार घोषित करने का अनुरोध किया गया है। ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी अमेरिका का टेक्सास और डी अमेरिका का कैलिफोर्निया। मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका में सिख समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं और जो कैलिफोर्निया राज्य वहाँ का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर सिख लोगों की संख्या बहुत अधिक है और इस प्रकार से वहाँ पे एक सिख जो है वो सदस्य वहाँ पे चुन करके आई वहाँ पे। इस कारण उन्होंने वहाँ की विधानसभा से अनुरोध किया कि जो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या के बाद जो सिख विरोधी भारत में दंगे हुए थे उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसको नरसंहार होमिसाइड जो है वो डिक्लेयर किया जाए। और इस प्रकार से निम्नलिखित में किस राज्य की विधानसभा में सिख विरोधी दंगों को नरसंहार घोषित करने का विरोध किया गया। यहाँ पर जाएगा अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य। अमेरिका का हो गया कैलिफोर्निया, अमेरिका का हो जाएगा कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही आ गया वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी सही हो गया कि अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य।
अगला है कि भारत के किस हवाई अड्डे को से अमेरिका भारत संयुक्त युद्धाभ्यास 23 से 24 अप्रैल के बीच में किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो दुनिया के तमाम देश हैं वो साथ में मिल करके युद्ध का अभ्यास करते हैं और इस प्रकार से युद्ध अभ्यास के अलग अलग नाम हैं। जैसे बताना मैं चाहूंगा कि जैसे कि आपका जो भारत के मंगोलिया के साथ रहा तो उसको नोमैडिक एलिफेंट कहा जाता है। इसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच में जो करते हैं उसको लोग युद्धाभ्यास कहते हैं। तो भारत के किस हवाई अड्डे से अमेरिका भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास 23 से 24 अप्रैल के बीच किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कलाई कोंडा। कलाई कोंडा, कलाई कोंडा याद रखना, कलाई कोंडा। अब आपसे पूछा जाएगा कि कलाई कोंडा कहाँ पे है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कलाई कोंडा है यह है आपका वेस्ट बंगाल में, यह है वेस्ट बंगाल में। 13 से 24 अप्रैल के बीच में जो युद्धाभ्यास किया गया, यह युद्धाभ्यास कलाई कोंडा में किया गया है। और कलाई कोंडा कहाँ पर है, तो यह आपका वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन, भारत का प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन के टनल का परिचालन यहाँ पर हो जाएगा। टनल का परिचालन कहाँ किया जाएगा? तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए भारत में सबसे पहला मेट्रो ट्रेन जो है वो चला था कोलकाता में ही, और कोलकाता में ही हुगली नदी के नीचे 32 मीटर नीचे जो है वह एक टनल बनाई जा रही है। और वह जो टनल है वह टनल क्या करेगी, वह आपका जो हावड़ा स्टेशन है उस हावड़ा स्टेशन को स्प्लेंडर स्टेशन के साथ में जोड़ेगी। तो भारत का प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन के टनल का परिचालन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोलकाता। और अगर पूछा जाए कि भारत में पहला जो है मेट्रो ट्रेन कहाँ चला था, तो इसका आंसर भी आपका कोलकाता ही हो जाएगा, कोलकाता ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन नेटवर्क किस देश का है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत, डी चीन। मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन नेटवर्क जो है वो आपका जो है वह है चीन का, वो सबसे बड़ा है चीन का। तो सबसे बड़ा नंबर 1 पर है चीन का, नंबर 2 पर संयुक्त राज्य अमेरिका का, नंबर 3 पर है आपका दक्षिण कोरिया का, और नंबर 4 पर भारत का। अगर पूछा जाए कि दुनिया की भारत की जो है मेट्रो ट्रेन नेटवर्क दुनिया की किस नंबर की मेट्रो ट्रेन नेटवर्क है, तो हो जाएगा चौथे नंबर के मेट्रो ट्रेन नेटवर्क है। दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन नेटवर्क किसका है, तो चीन का है, दूसरे नंबर पर संयुक्त अमेरिका का है, और उसके बाद दक्षिण कोरिया का, और उसके बाद है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुरानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके सलीम दुरानी है 1960 से लेकर 1973 के बीच में उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेला, और उसमें टेस्ट मैच होते थे, उन्होंने भारत में टेस्ट मैच में शिरकत की। कुल मिलाकर के उन्होंने भारत के लिए कुल मिलाकर उन्होंने 74 टेस्ट खेले, 1200 रन उन्होंने बनाया, और उन्होंने बहुत सारे विकेट भी लिए। तो भारत के लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुरानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मैं बताना चाहूंगा कि भारत एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो अफगानिस्तान में जन्म लिया उन्होंने, और इस प्रकार से उनका जन्म कहाँ हो गया, तो उनका जन्म हो गया काबुल में। तो भारत के लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुरानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, काबुल। आंसर उनका हो जाएगा काबुल। तो यहाँ पर आपका आंसर विकल्प नंबर हो जाएगा सी सही। अगला कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 2 अप्रैल निम्नलिखित में किस स्थान से 2 अप्रैल 2023 को भारत के पुनर्प्रयुक्त प्रक्षेपण यान मतलब रीयूजेबल आपका लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी का स्वायत्त अवतरण सफल परीक्षण किया गया? ठीक है, किस स्थान से 2 अप्रैल 2023 को भारत के पुनर्प्रयुक्त प्रक्षेपण यान स्वायत्त अवतरण मिशन का सफल परीक्षण किया गया? फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का नाम पूरा है RLV-LEX। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, आपका लॉन्चिंग व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का ये पूरा फुल फॉर्म है। हैज बीन टेस्टेड सक्सेसफुली ऑन 22
2 अप्रैल 2023। श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, चित्रदुर्ग और इनमें से कोई नहीं। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आंसर जो है वो सी आंसर सही है। देखिए रीयूजेबल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी यान को क्या करते ऊपर की ओर ले जाते हैं तो वह क्या होता है कि वह उसका जो यान होता है वह यान गिर करके नष्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग जैसे कि शटल में होता है कि हम लोग इनमें एक 2016 से हम लोग एक यान पर जो काम कर रहे हैं और यह यान क्या होगा, यह रीयूजेबल टेक्नोलॉजी वाला यान होगा जो जो पहले आपके लॉन्चिंग व्हीकल की तरफ ऊपर जाएगा, इसको सैटेलाइट की तरफ चक्का लगाएगा और इसके बाद फिर प्लेन की तरफ वो धरती पर उतर आएगा जिस प्रकार शटल उतरते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि 2 अप्रैल 2023 को भारत के पुनर्प्रयुक्त प्रक्षेपण यान स्वायत्त अवतरण मिशन का सफल परीक्षण कहां से किया गया? आंसर हो जाएगा कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। कर्नाटक चित्रदुर्ग। बताना चाहूंगा श्रीहरिकोटा से भारत के सैटेलाइट का परीक्षण किया जाता है, सैटेलाइट का परीक्षण किया जाता है। चांदीपुर से भारत का जो है वो मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। चांदीपुर का है उड़ीसा में और श्रीहरिकोटा का आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने देशों के पास पुनः प्रयोग प्रक्षेपण यान की पूर्ण तकनीक अभी उपलब्ध है? देखो बताना चाहूंगा कि अगर आप बात करोगे तो टेक्नोलॉजी रूस के पास है, टेक्नोलॉजी जापान के पास है, टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के पास है, लेकिन बात करें कि इस समय कौन सा देश यूज कर रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी अगर बात करोगे तो किसी भी देश के पास इस समय इस प्रकार टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है अमेरिका के प्राइवेट कंपनी के पास, का नाम स्पेसएक्स है। एलन मस्क का जो स्पेसएक्स है उसके पास यह जो है पुनः प्रयोजित प्रक्षेपण यान की तकनीक उपलब्ध है। और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए कि अभी विश्व के कितने देशों के पास पुनः प्रयोजित प्रक्षेपण यान की पूर्ण तकनीकी अभी उपलब्ध है? इस समय अगर बात करेंगे तो यह सिर्फ अमेरिका है और बाकी बात देशों के पास ने बनाया जरूर है लेकिन अभी इस समय इसका इस्तेमाल वे नहीं कर रहे हैं। और बात करेंगे तो जापान, चीन, इसके बाद आपका रशिया और ये अमेरिका हो गया। तो इस हिसाब से अगर कितने के पास अभी उपलब्ध है प्रक्षेपण ये जो है टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1। लेकिन अगर बनाने की बात होगी तो 4 देशों इसको बना चुके हैं। अभी हाल में भारत के किस बाघ अभयारण्य ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए? ए सुंदरबन टाइगर रिजर्व, बी पलामू टाइगर रिजर्व, सी बांदीपुर टाइगर रिजर्व और डी में से कोई नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत ने 1900 आपका जो है 1973 से भारत ने टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और यह जो टाइगर प्रोजेक्ट है इस टाइगर 1 अप्रैल से इस टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और ये भारत के 8 जगहों से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे। तो यहाँ पर यह टाइगर प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया गया वो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व भी होगा, बांदीपुर भी है और इस प्रकार से होगा इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में से कहां से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। यह स्टार्ट किया गया था जिम कॉर्बेट से। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रबंधन का संसाधन उप मंत्री बनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम होगा रिचर्ड वर्मा। रिचर्ड वर्मा को भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबंधन संस्थान में उप मंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबंधन का संस्थान मुख्यमंत्री बनाया गया? यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिचर्ड वर्मा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नासा ने चंद्र से मंगल कार्यक्रम के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित किया है? तो मैं बताना चाहूंगा इसका सही आंसर देखो, नासा जो है वह चंद्रमा पर और आपके साथ ही साथ वह मंगल पर बस्तियां बसाने के बारे में सोच रहा हो। इस प्रकार से वो पहले वो चंद्रमा पर फिर इसके बाद मंगल पर, इसके लिए प्रोजेक्ट नासा की तरह चला जा रहा है। और अभी इस प्रोजेक्ट के लिए एक भारतीय मूल के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया जिनका नाम है अमित क्षत्रिय। तो नासा ने चंद्र से मंगल कार्यक्रम के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को उसने प्रेसिडेंट बनाया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमित क्षत्रिय, अर्थात यहाँ पर बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस लिली बनाम संघ के बाद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
कि किस धारा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देखिए, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसकी जो धारा 8(4) है, उसको 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको अवैध घोषित किया गया। और यह कहा गया उसमें जो 8(4) था उसमें यह था कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, यदि उसको कन्विक्ट किया जाता है, उसको अपराध सिद्ध किया जाता है, तो अपराध सिद्धि के 3 महीने तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसको अपील करने का अधिकार वहाँ पर मिलेगा। जब तक वो अपील नहीं कर, जब तक उसके 3 महीने तक जो है उसकी गिरफ्तारी होगी और वहाँ पर उसको अपील करने के लिए समय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2013 में कहा गया कि जैसे ही कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो जाएगा, चाहे सांसद हो चाहे विधायक, उसको तुरंत गिरफ्तारी कर लिया जाना चाहिए। तो यह थॉमस लिली बनाम संघ के बाद में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की किस धारा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 8(4). और यह मैं बताना चाहूंगा कि परीक्षा के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा A 8(4). और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब का है? तो यह है 1951 का। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा नंबर 8(4) को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत राहुल गांधी को 2 वर्ष सजा सुनाई गई है? A 498, B 499, C 500 और D, B और C। आप बताइए कि राहुल गांधी को सूरत की एक न्यायपालिका ने उनको जो है मोदी संप्रदाय के मोदी जो जाति है, मोदी जाति पर टिप्पणी करने 2018 में, जो 2019 में जो चुनाव हुए, आप लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जब चुनाव सभा की तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उनको क्रिटिसाइज किया था, उन पर टिप्पणी की थी और उसका जो है उसकी निंदा की थी। और इस कारण से उनको जो है वो भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 499, 400, 500 के अंतर्गत उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई, क्योंकि यह वास्तव में किसी भी संप्रदाय के ऊपर मानहानि हो गया। और इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी के 499 और 500। तो यहाँ पर आंसर हो गया डी। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा 499 और 500। किस कंपनी के नाम पर बेडिक्विलिन दवा का पेटेंट है? अभी आपको पता होगा कि बेडिक्विलिन दवा जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया, और इस कारण जो है कि बेडिक्विलिन दवा जो है यह इसका इस्तेमाल जो है ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी होता है उसके इलाज में इसका बेडिक्विलिन का प्रयोग किया जाता है। और यह कंपनी का पेटेंट जो था वो जॉनसन एंड जॉनसन नाम कंपनी के नाम पर था, और इसको अभी इसके पेटेंट को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से किस कंपनी के नाम पर बेडिक्विलिन दवा का पेटेंट है? तो यहाँ पर होगा जॉनसन एंड जॉनसन। अगला हो गया कि भारत में स्थित पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत में स्थित पेटेंट कार्यालय है, इसका जो मुख्यालय है यह आपका कोलकाता में है, लेकिन जो पेटेंट जो महाआयुक्त हैं उनका जो कार्यालय है वह आपका मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय, तो पेटेंट कार्यालय का आपका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कलकत्ता में, यह हो जाएगा आपका कोलकाता में। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में, किस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में खोला गया है? मैं बताना चाहूंगा कि देखिए 1865 में विश्व स्तर पर एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। यह दुनिया की सबसे बड़ी जो है, यह दुनिया की सबसे पुरानी संगठन है, और इसका जो है मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो ITU है, इसके अभी नई दिल्ली में कार्यालय खोलने की घोषणा की गई, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा कि भारत का जो 6G है, मोबाइल फोन का 6G में 6th जनरेशन सेवा जो है, उस 6G जनरेशन सेवा को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को भारत की सरकार को सहयोग देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय भारत में खोला गया? यहाँ पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और किस लिए क्या खोला गया है? भारत में जो 6G की सेवा होगी मोबाइल फोन की, उस 6G की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। अगला है कि भारत की किस टेलीकॉम कंपनी के द्वारा सबसे पहले 5G सेवा शुरू किया गया था? तो मैं बताना चाहूंगा कि 5G सेवा शुरू करने वाली भारत की सबसे पहली जो कंपनी थी यह थी एयरटेल। यह कंपनी थी एयरटेल। यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, एयरटेल हो गया। अगला हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ताजा रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है? कितने लोगों को स्वच्छ जल पीने का उपलब्ध नहीं है? बताना चाहूंगा कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है जल सम्मेलन हुआ, और वहां पर बताया गया कि भारत में से, दुनिया में से 26% लोग हैं जिनको पीने के लिए सही से जल उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ जाएगा 26।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने किस कंपनी पर लगाए गए 1337 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा है? ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, इन्फोसिस। आपको जानकारी होगी कि जो NCLT है, जो भारत का कंपटीशन कमीशन है, उसने गूगल पर कुछ इस प्रकार के जो ऐप हैं जो डिलीट नहीं हो पाते हैं, उन ऐप को गलत तरीके से यहाँ पर मोबाइल फोन में रखने के लिए कारण से उस पर क्या किया, उस पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। और ये जुर्माना जो है गूगल लगाया था। तो फिर क्या किया कि जो कंपटीशन कमीशन है उसकी अपील की आपको NCLT में, लेकिन NCLT वहाँ पर कोई इसको राहत नहीं मिली और इस प्रकार से गूगल को 1337 करोड़ रुपया जुर्माने के रूप में जो है कि कुछ बात है उस पर रखा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर होगा आपका कि भारत की राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण ने किस कंपनी पर लगाए गए 1337 करोड़ जुर्माने को बरकरार रखा है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा गूगल। मतलब यहाँ पर आंसर आपका B नंबर से हो गया। अगला, निम्नलिखित में से किस सांसद की लोकसभा सदस्यता को पूरा बरकरार कर दिया गया? A मोहम्मद असलम, B मोहम्मद फैजल, C मोहम्मद कासी और D है मोहम्मद सैफ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जो भारत का अंडमान निकोबार जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के आपके मोहम्मद असलम जो हैं उनको पहले क्या किया गया था? उनको कॉन्विक्ट किया गया था। और जैसे किसी भी सांसद का कन्विक्शन होता है तो सांसद के कन्विक्शन के बाद उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है और इस प्रकार से उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से निम्नलिखित सांसद की लोकसभा की सदस्यता को पुनः बरकरार कर दिया गया। लेकिन बाद में पाया गया, उन्होंने जब अपील किया तो बाद में पता चला कि उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था गलत, उनको अपराध सिद्ध किया गया है और इस कारण से उनको मोहम्मद असलम साहब को जो है को इनकी सदस्यता को फिर से बरकरार कर दिया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा A। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा A सही हो गया। मतलब मोहम्मद असलम। और ये कहाँ के हैं? तो ये आपके हैं आपके लक्षद्वीप के। सहारा में जमाकर्ताओं के सेबी में कितने पैसे केंद्र के द्वारा भुगतान की अनुमति प्राप्त हो गई है? तो आंसर हो जाएगा 500 करोड़ रुपए। आंसर हो जाएगा 500 करोड़ रुपए। GPT-4 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो GPT-4 है इसका जो संबंध है वह आपका है, वह जो GPT-4 है इसका जो संबंध है यह आपका है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जेनरेटेड प्री ट्रायल ट्रांसफॉर्मर 4 है ना। तो इस प्रकार से आपका GPT-4 का संबंध किससे हो गया? तो यहाँ पर GPT-4 का संबंध हो गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। तो ए आपका यहाँ पर सही हो आंसर हो जाएगा ए। किस राज्य को विश्व बैंक के द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 36.3 करोड़ जो है वह डॉलर प्राप्त होगा? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक के लगभग 20 लाख लोगों के लिए आपके विश्व बैंक ने जो है 36.3 करोड़ रुपए देने की बात की है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य को विश्व बैंक के द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 36.3 करोड़ डॉलर का प्राप्त होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, मतलब कर्नाटक। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में 5 दिवसीय फौजी मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पर यह आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर आपका सही हो गया, मध्य प्रदेश का भोपाल। फौजी मेला अभी कहाँ आयोजित हुआ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। अभी हाल में ही भारत के किस उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भारत के केंद्रीय मंत्री तथा उपराष्ट्रपति पर उच्च न्यायालय मामले के संज्ञान नहीं लिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी है? तो मैं बताना चाहूंगा कि यह जो है आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने केंद्रीय मंत्री रिजिजू और जो भारत के आपको राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया था, इन दोनों लोगों ने यह कहा कि जो न्यायपालिका है वह न्यायपालिका कार्यों को भरनीच कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय न्यायाधीश जो आपके राष्ट्रीय नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको 2015 में उसको निरस्त कर देने के लिए भी उन्होंने इस पर
टिप्पणी की थी और इस कारण से जो बॉम्बे के उच्च न्यायालय के जो एडवोकेट्स हैं उनका ये कहना था कि इस प्रकार से न्यायपालिका की अगर न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी की जाएगी तो यह टिप्पणी जो है न्यायपालिका की संप्रभुता पर एक प्रकार से आघात है और इस कारण से उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का ये मानहानि है और इसलिए ये लोग उच्च न्यायालय में गए थे। हालांकि वहां पर जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इसको रेस्ट कर दिया और उसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में जाने की मन बना ली, तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे दिया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, मतलब बॉम्बे आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड किस स्थान पर G20 की मुख्य विज्ञान परामर्शदाता की पहली बैठक 28 मार्च से आरंभ हुई? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रामनगर। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में द्रव की किस अवस्था में दाब विद्युत प्रभाव की खोज का दावा अभी हाल में ही वैज्ञानिकों ने किया है? ए द्रव, बी गैस, सी प्लाज्मा, डी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बताना चाहूंगा कि द्रव की 6 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और छठा जो है वह है फर्मी कंडेंसेट। अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों ने दावा किया, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया उन्होंने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में जो है वह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव को उन्होंने खोज लिया है और इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मैं बताना चाहूंगा कि बोस-आइंस्टीन जो कंडेंसेट है यह द्रव की आपकी 5वीं अवस्था है, द्रव की 5वीं अवस्था है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, सी। अगला क्वेश्चन कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों से कितने पोत बनाने का रक्षा सौदा किया है? मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। भारत की जो सरकार है वह स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए उसने क्या किया, भारत के जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उससे 7 पोत और जो आपका कलकत्ता का गोल्डन रीच एंड शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड है उससे 4 जो है पोत बनाने के समझौते किए हैं। तो यह जो समझौता किया गया वो किससे किया गया? तो आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से किया गया है और दूसरा किया गया गॉर्डन रीच एंड शिपयार्ड इंजीनियरिंग GRACL से इंजीनियरिंग लिमिटेड। यह आपका गोवा में और कलकत्ता में है और कुल मिलाकर के इसके साथ में 7 और इसके साथ में 4, तो 7 4 हो गया, यहाँ पर 11। तो यहाँ पर डी का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। मतलब भारत का रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों से कितने पोत बनाने का रक्षा सौदा किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, मतलब आपका 11। अगला, कभी हाल में किस देश की संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकारों की कटौती का विधेयक पारित किया? तो आपको पता होगा कि वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में इस बात को लेकर विवाद भी चला और यह देश है इसराइल। तो यह देश है इसराइल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि अभी हाल में किस देश की संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकारों की कटौती का विधेयक पारित किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसराइल अर्थात ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब निम्नलिखित में से अब कितने लाख तक से अधिक के इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स लगेगा? तो आंसर हो जाएगा 5 लाख। अगर 5 लाख से अधिक के आप इंश्योरेंस अगर का प्रीमियम दे रहे हैं तो आपको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा, वहां पर जो है और आपका इनकम टैक्स लिया जाएगा। अभी हाल में ही किस दूध उत्पादों के नाम को लेकर के तमिलनाडु में विवाद उत्पन्न हो गया? ए दूध, बी मट्ठा, सी दही और डी पनीर। कि अभी हाल में किस दूध उत्पादकों नाम को लेकर देखो बताना चाहूंगा, एक संगठन का नाम है फसाई। तो फसाई क्या करती है कि वह क्या करती है, वह खाद्य पदार्थों के मानकों का निर्धारण करती है और साथ ही साथ आप किस खाद्य पदार्थ का क्या नाम रख सकते हो या इसको भी वह क्या करती है, उसको वेरीफाई करने का काम करती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि तमिल लोग दही के लिए ताहिर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ के पैकेट पर ताहिर लिखा रहता था, तो यह कहा गया कि नहीं, यह ताहिर नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप क्या इस्तेमाल करेंगे? दही। तो इस प्रकार से अभी हाल में किस उत्पादों के नाम को लेकर के तमिलनाडु में विवाद उत्पन्न हो गया? तो आंसर हो जाएगा दही। और दही मैं बताना चाहूंगा कि जो दही है उसको फसाई ने कहा कि तमिल लोग जो इसके लिए ताहिर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ताहिर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह ताहिर शब्द का प्रयोग गलत है। इसके स्थान पर सही प्रयोग शब्द होना चाहिए दही प्रयोग होना चाहिए। अगला
उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची में सामान्य वर्ग के कितने महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है? तो आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य वर्ग के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए कुल जो सीटें आरक्षित की गई यहाँ पर, यह सीटें जो है यह सीटों संख्या है आपका 2434। शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं उनके लिए 23, शेड्यूल आपका जो ओबीसी है उसके लिए 30 सीटें यहाँ पर जो है रिजर्व की गई है। रामनवमी पूजा में शामिल किस स्थान पर महाबलेश्वर मंदिर की दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई? तो यहाँ पर आपको आंसर पता है, यह स्थान है इंदौर, यह स्थान है इंदौर। अगला क्वेश्चन है कि मरबर्ग विषाणु जो इस समय अफ्रीकी देश तंजानिया में घर बरपा रहा है, इसे पहली बार किस देश में खोजा गया था? तो ए आपका तंजानिया, सोमालिया, बी तंजानिया, सी जर्मनी और डी हो गया इटली। देखिए मरबर्ग जो विषाणु है, जो आपका एक आरएनए विषाणु है, इस विषाणु जो है उसने तंजानिया में अभी घर बरपाया। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि यह किस देश में पहले खोजा गया? तो बताना चाहूंगा कि जो मरबर है यह आपका जर्मनी में जगह है और इसी के नाम पर मरबर विषाणु का नाम मरबर रखा गया। 1967 में मरबर विषाणु जो है पहली बार इस खोजा गया था और ये खोजा जाने वाला देश जो है उस देश का नाम आपका जर्मनी है। तो यहाँ पर जो मरबर जो है वह जर्मनी में सबसे पहले खोजा गया विषाणु था और उसने किस देश में कर पाया भी? तो यह आंसर हो जाएगा तंजानिया। दूसरा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के निगरानी केंद्र के अनुसार भारत के किस राज्य में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। तो आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जिस राज्य में सबसे अधिक आपकी बेरोजगारी है वह राज्य है हरियाणा और सबसे कम बेरोजगारी राज्य जो है वह है आपका उड़ीसा। सबसे अधिक वाला जो है हरियाणा है और सबसे कम वाला जो है वह उड़ीसा राज्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारतीय रिजर्व बैंक के किस देश के साथ अन्य मुद्रा के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मलेशिया। मैं इसे बताना चाहूंगा कि 18 दुनिया के ऐसे देश हैं जिसके साथ में आरबीआई ने भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति दे दिया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो गया आपका आंसर हो गया यहाँ पर बी मलेशिया। विदेशी बैंकों के द्वारा भारत में खोले जाने वाले बोस्टा अकाउंट में बोस्टा का क्या अर्थ है? बोस्टा अकाउंट में बोस्टा का अर्थ है आपका योर्स, आपका। अभी हाल में किस देश के संग्रहालय ने भारत से आगे पूरा वस्तुओं को लौटाने का निर्णय लिया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी बुल्गारिया। आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर ए कनिंघम को। भारत के नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत किस वर्ष तक विदेशी व्यापार को 2000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक भारत के 2030 तक भारत के व्यापार को 2030 तक भारत के व्यापार का जो भारत का व्यापार है 2030 तक इसका लक्ष्य बनाया गया है आपका 2000 अरब डॉलर पहुंचाने का इसका लक्ष्य बनाया गया है। महिला सम्मान बचत योजना में कितने प्रतिशत के ब्याज दर का वादा किया गया है? मैं बताना चाहूंगा कि भारत जो महिलाएं जो है 2 लाख रुपए तक जो है वो बचत कर सकती हैं और इसके लिए उनको जो ब्याज दर दिया जाएगा वो 7.5% है, वो 7.5% है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत के किस सांसद को अपराध सिद्धि के तुरंत बाद अयोग्य घोषित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सहारनपुर के आपको रशीद मसूद थे। उनको जो है भारत के पहले ऐसे एमपी थे जिनको 2013 में जब थॉमस ली का मामला आया तो उसके बाद तुरंत उनको जो है अपराध सिद्ध घोषित कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसी अपराध सिद्धि के मामले में सांसदों को अयोग्य घोषित करने के मामले में निर्णय अंतिम होता है? हु इज अल्टीमेट? तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो है उनका निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उसके लिए उनको जो है वह आपको चुनाव आयोग से परामर्श लेने की जरूरत पड़ती है। अगला है कि किसे वर्ष 2019-20 के लिए सर्वोच्च पेंट के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार सम्मानित किया गया? ए आशुतोष मिश्रा, बी रंजीत कपूर, सी भानु भास्कर। यहाँ पर हो जाएगा आज तक के आशुतोष मिश्रा को जो है वह गोयनका अवार्ड 2019 दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि जो आपको गोयनका जी हैं 1904 में उनका जन्म हुआ था। 1932 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की स्थापना की और उसके बाद जो है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का स्थापना किया। तो उनका जब जन्म 2004 में उनका जन्म सदी हुआ, 2005 में जो है वो रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है क्षेत्र श्रेष्ठ पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से इंडियन एक्सप्रेस समूह के द्वारा किस पत्र का प्रकाशन किया जाता है? नहीं किया जाता। बताना चाहूंगा कि रामनाथ गोयनका जी ने इंडियन एक्सप्रेस समूह की स्थापना की और उनके द्वारा उनका जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है उसके द्वारा जनसत्ता हिंदी में, लोक सत्ता जो है मराठी में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंग्लिश में, इसको फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है वो इंग्लिश में किया था। तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, मतलब ये सभी के सभी जो न्यूज़पेपर हैं वो इंडियन एक्सप्रेस समूह के द्वारा जो है वो प्रसारित किए जाते हैं। अभी हाल में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन को किस देश ने प्रायोजित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन आपका हुआ आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में, लेकिन इसको प्रायोजित करने वाले जो देश है वो है तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। यहाँ पर बी और ए और बी, मतलब यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुस्लिमों को राज्य सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण से वंचित कर दिया है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी आपका केरल। तो यहाँ बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण से जिसको वंचित किया गया वह देश आपका, वह राज्य जो है वो आपका आंध्र प्रदेश है, सॉरी वह कर्नाटक है। कर्नाटक में जो मुस्लिमों को 4% जो आरक्षण मिलता था वो आरक्षण जो है वहां के दो संप्रदायों को, एक वीर शिवलिंग आए थे उसको 2% और जो बोका लीग है उसको 2% आरक्षण जो है वो दे दिया गया है। निम्नलिखित से भारत के किस राज्य की विधायिका ने दलित समुदाय को आरक्षण के लिए उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा है? तो यहाँ पर बताना चाहूंगा यह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में किस राज्य को रामसार साइट को संरक्षित करने में असफल होने के कारण से भारत के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जुर्माना लगा दिया? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने और जिस पर जुर्माना लगा हुआ राज्य है केरल, और केरल पर लगा के 10 करोड़ रुपए का जुर्माना का कारण यह है कि जो रामसार साइट है भारत की मतलब वो भारत के जो केरल राज्य में जो रामसार साइट है, एक तो आपका वेम्बनाड झील है और एक तो आपका वेम्बनाड झील है और दूसरा जो है वह आपका है अष्टामुडी झील। तो ये वेम्बनाड और अष्टामुडी जो झील है, इन झील में कई रखरखाव में सरकार ने बहुत ज्यादा उन्होंने लापरवाही बरती। इस कारण से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केरल राज्य के ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो देखिए मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास थे अभी, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों ने काफ़ी पढ़ाई की होगी। आप सब लोगों को जो आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा है उसके लिए बधाई है और सबके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। मैं हाँ बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी पहली पाली, तो पहली पारी के समाप्त होने के बाद मैं क्वेश्चन पेपर अरेंज करके और आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे क्वेश्चंस आपके दोनों जो 2 पेपर्स में हैं, पहला जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट में आपका जीएस जनरल स्टडी आएगा और जीएस सेकंड में जो है वो सी सेट होता है। तो दोनों के आपको आंसर मैं उसी दिन प्रोवाइड कराऊंगा ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एक बार फिर से अब मेरे साथ अपने नेत्रों को बंद कर लें। हरिओम।